हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज ही एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है वर्ग 16 की हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यदि लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये पूरी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ग 16 के तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जहां E ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम या पोलोनियम इनमें से कोई तत्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि E के स्थान पे हम ऑक्सीजन को रखें तो हाइड्राइड हो जाएगा H2O, सल्फर को रखें तो H2S हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी तत्वों को रख के हम उनके हाइड्राइड बना सकते हैं। यहाँ पे एक बात हम थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या कारण है कि वर्ग 16 के तत्व H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा हमने। ऑक्सीजन के ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम को बनाते हैं। तो देखिए, ये हो गया 1s2, ये 2s2, ये हो गया 2p4। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो सकती है। हाइड्रोजन की संयोजकता आप जानते हैं 1 होती है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनके ऊपर इनकी संयोजकताओं को हमने लिखा है। अब क्रिस क्रॉस करके इनका फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए, ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के नीचे, 1 ऑक्सीजन के नीचे चला जाएगा और फार्मूला हमको मिलेगा H2O। क्लियर है? इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि जो वर्ग 16 के तत्व हैं वो H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन रख के फार्मूला बनाया तो H2O बना, यदि सल्फर रखते तो H2S बनता। इसी प्रकार से बाकी तत्वों को आप रखते तो H2E के स्थान पर इसमें से कोई आता। यदि वर्ग 16 के तत्वों के जो सामान्य हाइड्राइड हैं उन सब के फार्मूले को हम लिखें तो हम लिखेंगे H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2Pu। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन H2O हाइड्राइड बनाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक अन्य प्रकार का हाइड्राइड भी बनाती है। यहाँ पे लिख देते हैं, ऑक्सीजन H2O2 का निर्माण भी करती है। H2O2 को आप कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन सामान्य रूप से हाइड्राइड की बात करें तो सामान्य रूप से वर्ग 16 के तत्व इन्हीं हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम आगे बात करेंगे इन हाइड्राइडों के कुछ सामान्य लक्षणों पर। तो चलिए पहला गुण देखते हैं। यहाँ पे हम भौतिक अवस्था, यहाँ पे आप देखें वर्ग 16 के हाइड्राइड आपको दिखाए गए हैं। इसमें जो पहला हाइड्राइड है, जिसको आप जल भी कह सकते हैं, यह कमरे के ताप पर द्रव होता है, आपको पहले से ही पता है। बाकी अन्य जो हाइड्राइड हैं ये कमरे के ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आवंध होता है, इसलिए जल की जो भौतिक अवस्था है वो द्रव होती है। चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं, फिर थोड़ा और समझते हैं। कमरे के ताप पर H2O द्रव है, जबकि वर्ग 16 के अन्य हाइड्राइड कमरे के ताप पर गैस है, जिसका कारण जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आवंध की उपस्थिति है। अब थोड़ा समझते हैं कि हाइड्रोजन आवंध कैसे बनता है जल में। देखिए, यहाँ पे जल के अणु की संरचना हमने बनाई है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, या आपने सुना है कि फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर का विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन होता है। अपनी उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन इस आवंध युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और इस वजह से ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। इस हाइड्रोजन के समान इस नीचे वाले हाइड्रोजन पर भी आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को भी, यहाँ पे जो आवंध युग्म है इसको भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि हम बात को इतने से ही समझ सकते हैं। इसी प्रकार जल के एक दूसरे अणु की संरचना यहाँ पर बनाएं तो देखिए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेशित और हाइड्रोजन आंशिक धनावेशित है। यह आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन इस आंशिक ऋणावेशित हाइड्रोजन के साथ एक आवंध बनाता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और इस आवंध को हम कहते हैं हाइड्रोजन आवंध, या इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब क्योंकि जल के दो अणु आपस में हाइड्रोजन आबंध बना रहे हैं और हाइड्रोजन आबंध एक प्रकार का प्रबल आकर्षण बल है, तो इस आकर्षण के कारण ये दोनों अणु पास आ जाते हैं और इसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है। जबकि हाइड्रोजन आबंध इन सब हाइड्राइडों में जो H2S से नीचे वाले हैं इन सब में नहीं बनता है। इस वजह से इनके अणु जो होंगे वो दूर दूर होंगे और आप जानते हैं कि गैस में अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक अवकाश है वो अधिक होता है। तो कमरे के ताप पर H2S या फिर इससे नीचे के जो हाइड्राइड हैं ये सब गैस होते हैं और हाइड्रोजन आबंध के कारण कमरे के ताप पर H2O जो है, जो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, ये द्रव होता है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए अगले गुण की तरफ चलते हैं और अगला गुण हम पढ़ते हैं यहाँ पे गलनांक व क्वथनांक। यहाँ पे देखिए आप वर्ग 16 के सामान्य हाइड्राइड आपको दिखाए गए हैं। यदि हम H2S से नीचे की बात करें, जल को अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि जल को हम अलग से बात करेंगे। अब अलग से हम क्यों बात करेंगे, तो क्योंकि जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, जैसा कि अभी आपने पिछले गुण में देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे H2S या फिर इससे नीचे की। तो जब H2S से स्टार्ट करके हम नीचे जाते हैं तो जो गलनांक व क्वथनांक वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो जो ये हाइड्राइड हैं इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा और आप जानते हैं यदि दो अणु हैं जिनका द्रव्यमान अधिक है तो उनके बल, उनके बीच में कार्य करने वाला आकर्षण बल भी अधिक होगा। क्यों, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है F प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2। तो यदि दो द्रव्यमान हैं जिनका द्रव्यमान, दो आप कहें पिंड हैं या अणु हैं जिनके द्रव्यमान अधिक हैं, तो उनके बीच आकर्षण भी अधिक होगा। बात क्लियर है। तो आकर्षण अधिक होने के कारण गलनांक व क्वथनांक भी अधिक होता है। आप सामान्य सी बात है, क्लास 8 से आप पढ़ते हैं कि जब अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक होता है तो गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। तो चलिए इस बात को यहाँ पे लिखते हैं। वर्ग 16 के हाइड्राइडों के गलनांक व क्वथनांक H2S से H2TE तक बढ़ते हैं। आप कहेंगे H2PO को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं पोलोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव धातु होता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो वर्ग 16 के हाइड्राइडों के गलनांक व क्वथनांक H2S से H2TE तक बढ़ते हैं, क्योंकि H2S से H2TE तक हाइड्राइडों के द्रव्यमान बढ़ते हैं या आप कहें आणविक द्रव्यमान बढ़ते हैं, जिससे अणुओं के मध्य कार्य करने वाला वांडर वाल आकर्षण बल बढ़ता है और गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। बात क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं जल की। जल के जो अणु होते हैं इनके मध्य तो और अधिक आकर्षण काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध बनता है जो कि वांडर वाल बल से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए जो जल का गलनांक व क्वथनांक होगा वो बाकी सबसे अधिक होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखते हैं जल का गलनांक यानी कि H2O का गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक H2S से अधिक होती है, क्योंकि H2O में अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे समझा दिया था। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ। उम्मीद है कि बात आपको क्लियर हो गई है। अब यदि इसके क्रम को, ऑर्डर को हम लिखें तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक जल का होगा, इसके बाद ये ऑर्डर आपको मिलेगा H2S, उससे थोड़ा कम H2S, थोड़ा अधिक H2SE, उससे थोड़ा अधिक H2TE और H2PO भी यहाँ पे लिख दिया हमने। आप चाहें तो इसको न लिखें, क्योंकि पोलोनियम जो होता है वो रेडियो सक्रिय धातु होता है। तो ये क्रम है गलनांक व क्वथनांक का। उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो चलिए अगले गुण की तरफ चलते हैं। अगला गुण हम यहाँ पे लेंगे तापीय स्थायित्व। अब तापीय स्थायित्व का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। मतलब ये सभी हाइड्राइड हैं, इनको यदि हम गर्म करें तो कौन से हाइड्राइड ऐसे होंगे जिनके जो आबंध है, जो जैसे TE और H के बीच का जो आबंध है वो आसानी से टूटेगा, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का आबंध आसानी से टूटेगा। जब गर्म करने पे आबंध आसानी से टूट जाते हैं, यानी कम तापमान पे ही आबंध टूट जाते हैं, तो हम कहते हैं उसका तापीय स्थायित्व कम है। और जब आबंध गर्म करने पर आसानी से नहीं टूटते हैं तो हम कहते हैं उसका तापीय स्थायित्व अधिक है। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि किसके आबंध आसानी से टूटेंगे और किसमें आबंध आसानी से नहीं टूटेंगे। तो आप जानते हैं जब आबंध जो होते हैं वो छोटे होते हैं तो वो मजबूत होते हैं और वो स्थायी होते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको कुछ डायग्राम दिखाया जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं।
देखिए सब में हाइड्रोजन तो कॉमन है, तो हाइड्रोजन देखिए इधर वाला जो आप देख रहे हैं ये सबके लिए उतना ही है, सबके लिए कॉमन बनाया गया है। लेकिन जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम ये हैं, तो जब नीचे आएंगे तो इनके जो परमाणुविक त्रिज्याएं हैं वो बढ़ती हैं। तो देखिए ऑक्सीजन को हमने थोड़ा छोटा बनाया, सल्फर इससे थोड़ा बड़ा, सेलेनियम थोड़ा और बड़ा, टेलोरियम थोड़ा और बड़ा और पोलोनियम सबसे बड़ा। क्लियर है? आप जानते हैं आवंध की लंबाई का अर्थ होता है इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी। तो आप देखें यहाँ पे रेड डॉट दिखाए गए हैं जो इनके नाभिक को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब इन हाइड्राइडों में हम H2O से H2PO की तरफ बढ़ रहे हैं तो E और H, जैसा कि अभी हमने कहा E मीन्स क्या होगा, E मीन्स वर्ग 16 का कोई तत्व, E H के बीच के जो आवंध है उसकी लंबाई बढ़ रही है और लंबाई बढ़ने के कारण आवंध दुर्बल हो जाते हैं और दुर्बल आवंध कम तापमान पे आसानी से टूट जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब H2O से नीचे आएंगे धीरे धीरे तो जो उष्मीय स्थायित्व है या फिर आप कहें तापीय स्थायित्व है वो घटता जाएगा। क्लियर है? इसको लिखते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए आपको। वर्ग 16 के हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व H2O से H2PO तक घटता है क्योंकि EH आवंध की लंबाई बढ़ती है और जिससे बंध वियोजन ऊर्जा घटती जाती है। क्लियर है? क्योंकि आवंध ज़्यादा लंबे हैं तो थोड़ा सा ऊष्मा हम देंगे तो आसानी से आवंध टूट जाएंगे। यानी कि जो H2PO है वो सबसे कम स्थायी है और H2O में आवंध सबसे छोटे हैं। इस वजह से तापमान यहाँ पे ज़्यादा तापमान लगेगा इसको तोड़ने के लिए। यानी कि H2O का तापीय स्थायित्व या आप कहें उष्मीय स्थायित्व सबसे अधिक है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं अम्लीय प्रकृति की। तो अम्लीय प्रकृति को भी आप इसी आधार पर समझ सकते हैं। अम्लीय प्रकृति का अर्थ होता है कि कौन आसानी से हाइड्रोजन आयन देगा। तो जिसमें आवंध आसानी से टूटेगा उससे हाइड्रोजन आयन आसानी से निकलेगा। यहाँ पे आप देखें तो आवंध मजबूत है तो ये जो है मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो आवंध है वो ज़्यादा छोटा है और इसलिए ज़्यादा मजबूत है। तो जो जल है वो आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर जब H2PO तक बात आती है तो आवंध लंबे हो जाते हैं या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप यहाँ पे बात करें क्योंकि अभी मैंने बताया पोलोनियम जो है वो रेडियो सक्रिय है तो इसको आप छोड़ के यहाँ पर भी बात करें तो जो हाइड्रोजन और टेलोरियम के बीच का जो आवंध है वो जल की अपेक्षा काफ़ी लंबा है तो ये आसानी से टूट जाएगा और यहाँ से H+ बाहर निकलेगा। और जो आसानी से H+ देगा हम कहेंगे उसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है, मतलब वो प्रबल अम्ल है। क्लियर है बात? तो हम इसको लिख सकते हैं वर्ग 16 के हाइड्राइडों की अम्लीय प्रकृति H2O से H2TE तक बढ़ती है क्योंकि EH आवंध जो है इसकी शक्ति घटती है। तो EH आवंध जितना दुर्बल होगा उतना ही आसानी से H+ मिलेगा और वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो अम्लीय लक्षण भी नीचे आने पर बढ़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे H2PO की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो रेडियो सक्रिय है इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे अपचायक गुण की। तो अपचायक गुण भी वही बात है कि जो आसानी से ये चायन देगा, जो आसानी से हाइड्रोजन देगा तो वो अच्छा अपचायक है क्योंकि जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो किसी दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ेगा तो उसका अपचयन कराएगा और जो पदार्थ दूसरे का अपचयन कराता हो उसको अपचायक कहेंगे। तो जो आसानी से इसमें हाइड्रोजन देगा वो अच्छा अपचायक होगा। और आसानी से हाइड्रोजन कौन देगा? जिसका EH आवंध दुर्बल होगा। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे आ रहे हैं तो EH आवंध की दुर्बलता मतलब लंबाई बढ़ रही है इसलिए वो अधिक दुर्बल होते जा रहे हैं, मतलब कमजोर होते जा रहे हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। H2O के अतिरिक्त यहाँ पे एक अपवाद की तरह आपको ध्यान रखना है। H2O के अतिरिक्त वर्ग 16 के अन्य हाइड्राइड अपचायक गुण वाले होते हैं। तो क्योंकि जल में ये जो H और O का आवंध है वो काफ़ी मजबूत है इसलिए यह अपचायक का व्यवहार नहीं करेगा। इस तरह से आप इसको रिलेट करके ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं H2S से H2TE तक। तो हाइड्राइडों के अपचायक गुण होंगे वो H2S से H2TE तक बढ़ते हैं क्योंकि तापीय स्थायित्व H2S से H2TE तक घटता है। तो तापीय स्थायित्व घटेगा अर्थात ये जो आवंध है वो दुर्बल है। तो दुर्बल होने की वजह से आसानी से हाइड्रोजन निकल के दूसरे पदार्थ में जुड़ के उसका अपचयन कराएगा। यानी कि अच्छा अपचायक कौन है? H2TE। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जल में अपचायक गुण नहीं होता है।
और बाकी H2S से लेकर H2TE तक अपचायक गुण होता है और नीचे आने पे ये अपचायक गुण धीरे धीरे बढ़ता है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो से संबंधित आपका कोई भी विचार हो तो बेझिझक उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।